नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर अनलिमिटेड स्टडी पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन है केमिस्ट्री टेस्ट 1 का, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम जैसे कि ग्रुप टी, रीट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी एंड अदर एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्त, आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी साइंस 6 से लेकर 10th का सीरीज लेके आऊँगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्त, आज का सेशन है केमिस्ट्री टेस्ट 1 का, इसमें 20 क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघनन कहते हैं। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं तो उसका है ऊर्ध्वपातन। अब बात ये आ जाती है कि ऊर्ध्वपातन हम कहते किसे हैं? तो इसमें क्या होता है कि कोई जो पदार्थ होता है आपका ठोस अवस्था से डायरेक्ट जो है आपका गैस में परिवर्तन हो जाता है, और बीच की जो अवस्थाएं हैं द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कपूर का जलना, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन, सूक्ष्म बर्फ का गैस में बदलना, ये सब जो है आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अब बात यह आ जाती है ऑप्शन सी जो हमारा निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण जो है आपका कोई पदार्थ जो है गैसीय अवस्था से डायरेक्ट जो है आपका ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बिना क्या बने? द्रव बने, तो क्या कहलाता है? आपका निक्षेपण कहलाता है। अगर ऑप्शन डी देखते हैं तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई भी द्रव जो है आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है आपका संघनन के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निक्षेपण। हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, कोई पदार्थ जो है गैसीय अवस्था में है और उससे डायरेक्ट क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है, बीच की जो अवस्था द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? आपका निक्षेपण कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी पदार्थ या द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ठोस से जो है आपका डायरेक्ट जो है किस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बीच की जो अवस्थाएं हैं द्रव में, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? वैसी प्रक्रिया आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अवधि में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव की 5वीं अवस्था के लिए गणनाएं की थी? तो इसका सही आंसर है आपका 1920। 1920 इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव की जो 5वीं अवस्था होती है वो प्लाज्मा की अवस्था होती है, और इसकी जो गणनाएं जो किए थे सर्वप्रथम भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी ने किया था। आगे चल के इसमें आपका आइंस्टीन भी करते हैं, और आगे चल के कुछ वैज्ञानिक और जुड़ते हैं जो जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अब आप लोग का एक काम रहेगा कि 1920, 1917, 1922, 1926 में जो हिस्ट्री की दृष्टि से कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हम आप लोग के लिए बहुत जल्द ही आपका हिस्ट्री का टॉपिक वाइज आप लोग का तैयारी करवाएंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अनुसार किस ताप तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है तथा वे परस्पर जुड़कर एक बड़े परमाणु के रूप में प्रतीत होने लगते हैं?
तो ये जो आपका ये जो घटनाएं घटती हैं किस अवस्था में घटती है, किस तापमान पे, तो ये आपका -273.15 पे ये घटनाएं घटती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, परण शून्य ताप भी कहा जाता है। बात ही आ जाती है कि परण शून्य ताप हम कहते किसे हैं, तो वह ताप जिससे नीचे कोई ताप संभव ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। तो कितना होता है आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए 2001 में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ही कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, यानी कि एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल, कार्ल ई बीमेन, ये तीनों व्यक्ति को 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटनी लवाइजियर ने 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। इनके कहने का अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश होता है, वही क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस किसने दिया था, तो एंटनी लवाइजियर ने दिया था। अब बातें आ जाती हैं ऑप्शन बी की, अगर आप देखते हैं तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया था, तो इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात नियम में क्या होता है, प्रत्येक यौगिक में जो होता है सम्मिलित तत्व का अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है, जैसे कि आपका H2O हो गया, इसमें जो है आपका निश्चित अनुपात मिलने के वजह से ही आपका जल का निर्माण होता है। जैसे कि आपका 1:8 में अगर मिलता है H2O, तब जाके आपका जल का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो किसने दिया था, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। अब बातें ऑप्शन सी की कर लेते हैं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है 1803 में जो है ये एक आपका ब्रिटिश के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्याख्या किया था किसके बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में इन्होंने व्याख्या किया था। आगे चल के इनके सिद्धांत को नकार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्कृष्ट या आदर्श गैस की कुल संख्याएं कितनी है। उत्कृष्ट या आदर्श गैसों की कुल संख्याएं आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। कुल संख्याएं जो है आपकी 6 होती हैं। अब बातें यहाँ जाती हैं कि आदर्श गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस हम कहते किसे हैं। तो वैसी तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आपका आदर्श गैस की श्रेणी में रखा जाता है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। इसके अब बाद जो आपका हीलियम का परमाणु संख्या ही होता है 2, तो इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं, ये अब बाद में है आपका। अब बातें आ जाती हैं कि नोबेल गैसों में कुल संख्याएं तो 6 होती है, और नोबेल गैस में कौन कौन सी गैस शामिल हैं, तो इसमें आपकी आ जाती हैं हीलियम, जिनकी परमाणु संख्या कितना है, 2 है। नियॉन, जिनकी परमाणु संख्या कितना है आपका, 10 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 p6 देख सकते हैं आपकी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। यही वजह है कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। 3 में आ जाता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन क्या हो जाता है आपका, ये जो है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑर्गन। इसको बल्ब में भरने का भी अक्रिय गैस में भरा जाता है। क्रिप्टॉन, जिसके परमाणु संख्या कितना होता है, 36 होता है। जिनॉन, इसको किस गैस के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, किसको, जिनॉन को। और रेडॉन जो है आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसका जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 86 है। अब बात यह आ जाती है कि नोबेल गैस की संयुक्ता कितना होता है, तो नोबेल गैस की संयुक्ता जो होता है आपका 0 होता है। 0 क्यों होता है, चूँकि आपका जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि पूर्ण होता है, इस वजह से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इस वजह से इसकी संयुक्ता कितना होता है, 0 होता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा देख लेते हैं। अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की
को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है आपका, 8 होता है। 8 होता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। इसका अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 p4 होता है। तो इस तरीके से इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेंगे अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इस पर आगे हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका HCl। H2O जो होता है आपका कली चूना। और CH3COOH ये सूत्र होता है आपका सिरका का, सॉरी एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है आपका, सिरका में पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट करके इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3। Na2CO3 यानी इसको धोवन सोडा या रासायनिक या सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब बात यह आ जाती है कि NaHCO3 क्या है। इसे कहा जाता है आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। या इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात आ जाता है N2O किसे किसे कहा जाता है। तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहा जाता है, जो हंसाने वाला गैस होता है। CaCO3 इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब बात कर लेते हैं CO2 को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक सूत्र जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूत्र जो होता है आपका मूलानुपाती होता है। मूलानुपाती होता है, दूसरा होता है अणुसूत्र होता है, और तीसरा होता है संरचनात्मक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच अम्ल या खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल निम्न में से कौन सा नहीं है। बेंच अम्ल, खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल को अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। अम्ल होता है। और बाकी ये सब जो है आपका बेंच अम्ल है या खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल क्या होता है, जिनमें हाइड्रोजन होता है और प्लस आधात्विक तत्व से जो मिलकर बना होता है, उसे हम खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल या बेंच अम्ल भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है ये सिट्रिक अम्ल जो कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से अम्ल की विशेषताएं कौन सी नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से अम्ल की विशेषताएं कौन सी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको देखेंगे। सीटेट एग्जाम में अक्सर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से हम देखते हैं
तो इसका जो हो जाएगा अभिक्रिया के दौरान, है ना, पहला क्वेश्चन, पहला जो क्या लिख रहा है, अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। तो ये बातें बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अभिक्रिया के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये बातें भी सही है अम्ल के बारे में। फिर है अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है, ये बातें गलत हैं। यहाँ पे क्या होता है, अम्ल जो है नीले नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है, ना कि लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। तो यही मेरा ऑप्शन जो है सी गलत था। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं, HNO3, H2SO4, HCl अम्ल के उदाहरण है, तो ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। अब बात ये आ जाती है पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पपीता में जो है एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मिलान करना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए फॉर्मिक अम्ल में, फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, मधुमक्खी में होता है, चींटी में होता है, नेडल डंक में होता है, ये तो बातें बिल्कुल सही हैं। टाइटेरिक अम्ल जो होता है आपका कच्चा आम में होता है, इमली में होता है, अनानास में होता है, अंगूर में होता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। सिट्रिक अम्ल जो होता है, ये जो होता है नींबू में होता है, संतरा में होता है और खट्टे फलों में पाए जाते हैं, तो ये बातें भी बिल्कुल सही है। अब बातें आ जाती है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है आपका सिरका में पाया जाता है कि न कि दूध और दही में। दूध और दही में जो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका लैक्टिक अम्ल होगा, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये गलत दिया हुआ था, ये मेरा गलत दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइटेरिक अम्ल केला में पाया जाता है। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, केला में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में हम अभी बता चुके हैं आपको कि आपका पालक हो गया और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो हो जाता है आपका मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, नेडल डंक हो गया, उसमें आपका पाया जाता है कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किसके द्वारा तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में विभक्त किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बर्जलियस के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया था धातु और अधातु को दो वर्गों में विभक्त किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात आ जाता है कि ऑप्शन बी डायवे राइनर क्या थे, तो इन्होंने जो आपका क्या किया था, ये जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। डायवर्नर ने तीन तीन तत्वों को समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे, इसको क्या कहा जाता है, डायवेराइनर का त्रिक भी कहा जाता है। इसमें क्या इनका कहना था कि तीन तत्व जैसे कि आपका लिथियम हो गए, जिसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम जिनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 39। इसको अगर हम क्रम से लगाते हैं, बढ़ते क्रम में लगाते हैं, तो प्रथम और तृतीय का जो अनुपात अगर निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो वो बीच वाले के बराबर होता है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं था, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन बच जाता है, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो थे, इन्होंने किसी खोज किया था, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जे जे थॉमसन किसी खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से धातु में कौन सा गुणधर्म नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से धातु में कौन सा गुणधर्म नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति धातु में नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है धातु में नहीं पाई जाती है। अब जो है आघातवर्धता, आघातवर्धता धातु का वैसा गुण होता है जिसको पीटिएगा तो चादर के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो आघातवर्धता कहलाता है। तन्यता धातु को ऐसा गुण होता है जिसको आप तार के रूप में खींच सकते हैं, जैसे कि आपका 1 ग्राम सोना से आप 3 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तन्यता किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तन्यता जो आपका सोना में पाया जाता है। उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। ये सब तो गुण ही हैं। कौन से गुण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? धातु में। तो ये मेरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछी गए हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इतना मुलायम होता है कि उसे चाकू से भी काट सकता है। तो लोहा और कोबाल्ट तो कभी होंगे नहीं, तो ये तो कभी हो नहीं सकते। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हमारा जो है सेशन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस जो है नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है, ये आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। निम्न में कौन सा जो है गैस नोबल गैस नहीं है? इसमें ऑप्शन आपका ए है, आर्गन है, रेडॉन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है। इस तरीके से आज का मेरा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।